सही कहा। मैं स्वामी जी आपके पास आता हूँ। कहते हैं कुछ पैराडाइम्स, कुछ रवायतें जो आप सेट कर देते हैं, एक दिन वही पैराडाइम्स और वही रवायतें आपको खा जाती हैं। मैं आपको बताऊं, जो कुएं और खाइयां आप दूसरों के लिए खोदते हैं, अल्टीमेटली आप ही उसी में गिरते हैं। पाकिस्तान ने आतंकवाद भारत के लिए पैदा किया कि भारत को आतंकवाद से नष्ट करेगा, तो उस खाई में गिरने वाला कौन था? पाकिस्तान। राहुल गांधी ने एक, क्या कहते हैं कि ऑर्डिनेंस फाड़ दिया, उसका जो मजमून था वो भी यही था, और आज उसके शिकार वो खुद बने हैं। लेकिन अब जो रवायतें पैदा हो रही हैं, जो विंडिक्टिवनेस पैदा हो रही है, जिसके लिए मैंने कल दिनेश 3 भाई शब्द बनाए हैं। दिनेश भाई एक मिनट रुकता हूँ, कहीं से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट करवा लीजिए। मुझे भी लग रहा है प्रोफेसर साहब का वो नहीं, असल में समस्या क्या है कि मेरे को लैपटॉप पे दिनेश जी भी नहीं दिख रहे, उनकी आवाज भी नहीं सुनाई दे रही, धनंजय जी की और कासिम साहब की तो सुनाई दे रही है, तो मुझे प्रश्न उनका टीवी से देखना पड़ रहा है। ये मेरे को समस्या है। मेरे को फ्रेम पे दिनेश जी दिख भी नहीं रहे हैं, ना उनकी आवाज सुनाई दे रही है। तो जो उनका प्रश्न है, अगर धनंजय जी मुझे बता दें तो मैं फिर उसका जवाब दे पाऊंगा। मेरा कहने का मतलब है कि आज जो आप रवायतें बना रहे हैं, उसका अंजाम आप ही कल भुगतेंगे। अगर आज उत्पीड़न, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। तो चलिए मैं बोलता हूँ, मेरे सुनाई कुछ नहीं दे रहा है, मैं टीवी से सुन के बोल रहा था। मैं पूर्वानुमान लगा लेता हूँ, क्या पूछ रहे होंगे, मैं उसी हिसाब से जवाब देता हूँ। मैं बोल देता हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ बिल्कुल, आप दोनों की आ रही है। उन्होंने कहा, इनका सवाल है कि जो आप करते हैं फाइनली आपको बाद में आप ही को भुगतना पड़ता है, और जो ऑर्डिनेंस राहुल गांधी ने फाड़ दिए थे वही आज उनके पीछे पड़ गया। तो आज जो बीजेपी कर रही है, क्या कल उनके पीछे नहीं पड़ेगी चीजें? इसमें 4 शब्द, देखिए वास्तविकता ये है, ऑर्डिनेंस का इससे कोई एक साहब 4 शब्द और थे, जो 3+1 जिसको मैं कहता हूं कि भाजपा की पूरी राजनीति उत्पीड़न, प्रतिशोध और प्रताड़ना पे है, प्लस एक्सट्रीम घृणा के ऊपर है। जी, कह रहे हैं कि बीजेपी के जो राजनीति है उत्पीड़न और घृणा पे आधारित है, तो कल क्या होगा? प्रतिशोध और उत्पीड़न पे है आधारित है। देखिए वास्तविकता यह है कि अगर आप अपने इतिहास का अध्ययन करें, अगर आप कंस का इतिहास देखें, अगर आप रावण का इतिहास देखें, अगर आप दुर्योधन का इतिहास देखें, तो जो इतिहास है उसकी पुनरावृत्ति क्या हो रही है? क्या दमन से जनता को दबाया जा सकता है? जो आपने जर्मनी में देखा, जो आपने इटली में देखा, तो पहला प्रश्न तो यह है कि दमन से भारत जैसे लोकतंत्र में जहां इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, दबाया नहीं जा सकता। ये असफल प्रयास इतिहास में हुआ है, इंदिरा जी ने भी किया था इमरजेंसी लगा के, और वो असफल हुई थी, तो ये सफलता तो इसमें मिल नहीं सकती। दूसरी बात जो मैं समझता हूं, मैं ये समझता हूं कि अभी राहुल गांधी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई अपील दाखिल नहीं की गई है। इसका कारण मैं ये समझता हूं कि वो चाहते हैं कि राहुल गांधी को ये लोग जेल भेजें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रसंग है जिसमें एक बात कही गई कि नीरव मोदी और ललित मोदी जो हैं ये देश का पैसा लूट कर भागे हैं, और जो उन्होंने बात कही है ये तो सारी जनता जानती। अच्छा, अगर ये प्रियंका गांधी और खड़गे साहब ये बात जनता तक, गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, और राहुल गांधी पदयात्रा दोबारा करेंगे, 4-5 हजार किलोमीटर चलेंगे और जनता से ये संवाद करेंगे कि अगर मैंने नीरव मोदी और ललित मोदी को कहा तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है, इससे मेरी सदस्यता और मेरे को जेल भेजने। तो राहुल गांधी को अगर पदयात्रा नहीं करने देंगे, मान लीजिए वो जेल चले गए, तो प्रियंका गांधी और खड़गे साहब को तो अंदर कर नहीं पाएंगे, और जो खड़गे साहब तो दलित नेता हैं, उनको तो वैसे भी अंदर करने की इनमें क्षमता नहीं है। मुझे लगता है रणनीति जो है, कांग्रेस की रणनीति यह है कि वो अब ये चाहेंगे कि उनको जेल भेज दें, क्योंकि जेल के अंदर का राहुल गांधी जेल के बाहर के राहुल गांधी से ज्यादा खतरनाक होगा। दमन आदमी तभी करता है, दमन तब करता है जब उसे लगता है कि अब वो साधारण लोकतांत्रिक तरीके से जीतने के लिए तैयार नहीं है। तो एक मैदान तो उन्होंने तैयार कर दिया इस दमन चक्र से। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी और टीआरएस और बीआरएस और जितने लोग हैं, अब वो सारे के सारे कांग्रेस के पक्ष में खड़े होके, तो एक तो काम हो गया जो कि ये कांग्रेस की रणनीति के अनुसार अनुरूप हो रहा है। दूसरी बात है, आप ये समझिए कि जब जनता के साथ में आप जाएंगे, अगर देखिए आप व्हाट्सएप पे होंगे, आप फेसबुक पे होंगे, अगर मैं अपने व्हाट्सएप पे दिखाऊं तो 70% पोस्ट जो हैं वो हेट स्पीच है।
वो समुदाय विशेष के अगेंस्ट हैं, वो जाति विशेष के अगेंस्ट हैं। राहुल गांधी के लिए ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं, गांधी और नेहरू के लिए ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं जो इससे भी बड़ा अपराध है जो राहुल गांधी ने छोटी सी बात कही है। उन्होंने तो नीरव मोदी और ललित मोदी की बात कही है। तो वास्तविकता में ये जनता के सामने एक निर्णय लेना कि भाई कहा क्या था उन्होंने, क्या नीरव मोदी को गलत कह दिया था, किरण भाई पटेल को गलत कह दिया था, अडानी को गलत कह दिया था, तो क्या चोरों को कहना गलत कोई गलत बात है क्या? नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ तो कुछ नहीं बोला। अच्छा, मानी बात है कि जब आप सोनिया गांधी को कुछ कह सकते हैं, राहुल गांधी को कह सकते हैं, महात्मा गांधी को कह सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कह सकते हैं, और ये नेहरू जो थे वो भी प्रधानमंत्री थे, इंदिरा जी जो थी वो भी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जो थे वो भी प्रधानमंत्री थे, तो अगर लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के खिलाफ भी ऐसी बातें कही जा सकती हैं। मुझे याद है, मैं तो इलाहाबाद का रहने वाला हूं, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू आनंद भवन जाया करते थे, स्वराज भवन जाया करते थे, तो शालिग्राम जायसवाल संसोपा के नेता थे, डॉक्टर लोहिया के नेता थे, काला झंडा लेके भवन के सामने खड़े रहते थे। पंडित नेहरू उतरते थे और कहते थे चाचा प्रणाम, ठीक है ना, कोई आप काला झंडा दिखाइए, नारे लगाइए। ये लोकतंत्र की पहचान थी। अब प्रश्न ये उठता है कि अब एक बहुत बड़ी अपनी परेशानी बीजेपी ने और सारे लोगों ने क्रिएट कर ली है। अब अगर किसी भी चुनावी मंच से कोई ऐसी बात कही गई, अगर धर्म संसद में किसी समाज के प्रति घृणा का भाव फैलाया गया, अगर कोई इंदिरा गांधी के खिलाफ बात कही गई, जैसे अभी ये कहा गया, लॉ मिनिस्टर ने कहा कि साहब ये जो पूर्व न्यायाधीश हैं ये देश विरोधी कृत्यों में और टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह, ये क्या मानहानि नहीं है? तो प्रश्न ये उठता है, आप दीपक कपूर के साथ और मनमोहन सिंह के सामने आपने कह दिया, लेकिन बाद में जब ये प्रश्न उठा तो आपने कहा कि नहीं नहीं, वो तो हमने ऐसे ही चुनावी सभा में कह दिया था, हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आपने क्षमा मांग ली, राहुल गांधी क्षमा नहीं मांगना चाहते। तो अब जनता के सामने कसौटी और आ गई है कि जो राहुल गांधी ने कहा था, क्या वो इतना भीषण अपराध था? और दूसरी बात ये देखिए, जो कासिम साहब ने कहा, घटना घटी कर्नाटक में, संज्ञान लिया गया गुजरात में। अच्छा, कोई पुलिसी कार्रवाई नहीं हुई, कोई पुलिसी जांच नहीं हुई, तो बिना जांच के कोई भी न्यायालय, आप और हम इतना साधारण तो जानते हैं कि कोई भी न्यायालय अपने आप संज्ञान लेके कोई निर्णय नहीं ले सकती, उसे इंक्वायरी करानी पड़ती है, उसे जांच कमेटी बनानी पड़ती है। कोई पुलिस की इंक्वायरी कमेटी नहीं बनी, कोई जांच नहीं बनी। व्हाट्सएप में दी गई इंफॉर्मेशन को बिना ऑथेंटिकेट किए हुए अगर 25 दिन के अंदर आपने प्रोसेस को कंप्लीट करके निर्णय दे दिया, इसका मतलब यह है कि अब एक बहुत बड़ा आपने गोल पोस्ट क्रिएट कर दिया है सबके लिए। अब केवल मानहानि के मुकदमे होंगे, और अगर व्हाट्सएप के मुकदमे लेके मैं आपके पास रोज की पोस्ट आ जाऊंगा, 99% देश की जनता जेल के अंदर होगी, 1% भी बाहर नहीं रहेगी, क्योंकि इस प्रकार की मानहानि रोज होती है। देखिए, वास्तविकता में अब यह कहना नहीं चाहिए, लेकिन समाज के प्रति, किसी भी दलित समाज के प्रति, व्हाट्सएप में दलित समाज के प्रति, मुसलमान समाज के प्रति, अगर सिख कुछ करते हैं तो खालिस्तानी हो जाते हैं, आदिवासी कुछ करते हैं तो वो नक्सलाइट हो जाते हैं, हम जैसे लोग कुछ करते हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं तो हम जो है अर्बन नक्सल हो जाते हैं। तो ये जो ये मानहानि मेरी हो रही है, जब मुझे कहते हैं कि आप हिंदू विरोधी हैं और आप वामपंथी हैं, मेरा तो वामपंथ से पैदा होने के बाद से कोई संबंध नहीं है, और मैं अर्बन नक्सल भी नहीं हूं, मैं तो एक प्रोफेसर हूं, एक गैर राजनीतिक व्यक्ति हूं, तो मेरी मानहानि नहीं होती क्या? तो अब व्हाट्सएप पे रोज इस तरह के अगर प्रपंचना होती है, तो राहुल गांधी को सजा देके, दंड देके, अब इन्होंने एक ऐसा मानदंड इकट्ठे कर दिया है कि अब रोज मानहानि के मुकदमे होंगे, और कोर्ट अब कोई मुकदमा नहीं करेगी, अब केवल मानहानि के मुकदमे करेगी। और क्योंकि 2 साल की सजा नियत हो गई है, जो आज तक न भूतो न भविष्यति कभी हुई है, तो राहुल गांधी को अगर 2 साल की सजा दी गई है, तो जितने लोग भी मानहानि करेंगे, चाहे वो पुराने जनरल्स का करेंगे, पुराने न्यायाधीशों का करेंगे, अगर चंद्रचूड़ साहब का करेंगे, अगर अखिल स्वामी का करेंगे, तो अब मुकदमे ही मुकदमे होंगे, और कोर्ट केवल इन्हीं मुकदमों को सुनेगी, और सब 2-2 साल के लिए अंदर चले जाएंगे, जेलों के बाहर एक आदमी नहीं मिलेगा।